नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई, मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण कदम, इसमें युवाओं की समझ तथा सोच को प्राथमिकता दी गई है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड टीके की लगभग 55,000 वायल की पहली खेप पटना पहुंची। और पछुआ हवा चलने से पूरा प्रदेश एक बार फिर ठंड की चपेट में। रोहतास जिले का डेहरी 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वो अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार ने सीरम संस्थान को 110 लाख कोविशील्ड टीके का ऑर्डर दिया है। टीकाकरण के हर डोज के लिए ₹200 का भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत बायोटेक की ओर से उत्पादन किए गए 55 लाख कोवैक्सीन टीके की खरीद केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए प्रति डोज ₹295 का भुगतान किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की वेबसाइट द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा है। इस महीने की 16 तारीख से स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के साथ ही देशव्यापी टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के प्रथम दिन राज्य में कुल 300 चिन्हित स्थानों पर कोविड टीका दिया जाएगा। सरकार पहले दिन के टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के बाद राज्य के 700 स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण सुविधा बढ़ाने का निर्णय लेगी। इधर पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड टीके की पहली खेप आज पटना पहुंच गई। इसके अंतर्गत 54,900 वायल पटना एयरपोर्ट पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार पटना हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। एनएमसीएच पटना स्थित मुख्य भंडारण केंद्र से इसे अन्य जिलों में भेजा जाएगा। पटना जिले में 16 स्थानों पर कोविड का टीका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के आईजीएमएस से बिहार में कोविड टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। आईजीआईएमएस पटना के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है और लोगों को इस संबंध में भ्रमित नहीं होना चाहिए। बहुत प्रूफ के साथ ये बनाया गया वैक्सीन। कई टेस्ट होते हैं, कई दौर होते हैं और सारे टेस्ट मानक के बाद ही वैक्सीनेशन होता है। ये नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हर जगह जो है किया जाता है इस तरह से। और सबसे बड़ी बात की जो फ्रंटलाइन लर्नर्स हैं, ये खुद वैक्सीनेट होके ये साबित कर रहे हैं कि इससे कोई भय या डर नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 2020 जो था वो कोरोना का मार था और 2021 जो हमारा है वो हमारा वार है कोरोना पर। डॉक्टर मंडल ने कहा कि 16 जनवरी से शुरू हो रहे अभियान के तहत टीके 2 बार दिए जाएंगे। जिन लोगों को टीके दिए जाएंगे उन्हें भी अगले 6 सप्ताह तक कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
इस पर 2 डोज पड़नी है। पहली डोज के 4 वीक के बाद दूसरी डोज पड़ेगी, लेकिन सावधानी जितनी है वो पहले से बरत रहे हैं उतना ही बरतना चाहिए। और सेकेंड डोज के 2 सप्ताह तक ये सावधानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बीच लोगों को जो है वो एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। तो जो भी सावधानी वो पहले से कर रहे हैं, जैसे मास्क पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, दूरी बरत रहे हैं, ये सारी सावधानी 6 सप्ताह तक जरूरी है। अगर आप आज टीका लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह तक आपको सावधानी अत्यंत आवश्यक है। राज्य में प्रत्येक केंद्र पर प्रतिदिन 100 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। टीके लेने वाले 100 लोगों पर एक चिकित्सा दल का गठन किया गया है। इस दल में शामिल सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से अपने पास पहचान पत्र रखना होगा। इसके अलावा जिन लोगों को टीका दिया जाना है उनकी पूरी सूची टीकाकरण स्थल पर 2 दिन पहले पहुंचाई जाएगी। इधर विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि प्रशासन की ओर से टीकाकरण के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि जिले में 6 स्थानों पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा। 16 तारीख से हमारे जिले में कोविड के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। सबसे पहले जो हमारे हेल्थ वर्कर उनका वैक्सीनेशन होगा, उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप है उनका वैक्सीनेशन होगा, फिर आम पब्लिक के लिए भी ओपन रहेगा। इसके लिए कोविन नाम से एक पोर्टल है जिससे सभी लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। जो व्यक्ति रजिस्टर होंगे उन्हीं का ही वैक्सीनेशन केवल अलाउ किया जाएगा और उसी के आधार पर उनकी पहचान की जांच करके उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। इनको हम लोग 6 जगह पर स्टार्ट कर रहे हैं और अभी जो पहले रजिस्टर हमारे लोग हुए हैं लगभग 9,600 की संख्या में लोग रजिस्टर हैं। रोहतास जिले के सिविल सर्जन सुधीर कुमार ने बताया कि जिले में पहले चरण में 13,438 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल और निजी क्षेत्र के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित 9 स्थानों पर टीकाकरण होगा। वहीं 19 स्थानों पर टीके रखने की व्यवस्था की गई है। अरवल जिले में पहले चरण में 3,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। इधर कटिहार जिले में टीकाकरण के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पहले चरण में 18,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। सीतामढ़ी जिले में टीकाकरण के लिए 14,200 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 344 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक 135 मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है। वहीं बेगूसराय से 31, जहानाबाद तथा मुजफ्फरपुर जिले में 13 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 18,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जिससे महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 1 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिनकी कोविड महामारी से ठीक होने की दर विश्व में सबसे अधिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नौजवानों को देश का भाग्य लिखने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण कार्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहले लोगों के मन में यह धारणा बन गई थी कि अगर कोई नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। लोग यह भी मानने लगे थे कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं बदलती। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति में बदलाव आया है और ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है। ईमानदारी और अच्छा कार्य करना आज की राजनीति के लिए पहली अनिवार्य शर्त बन गई है। आज देश की जनता, देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं, ईमानदार लोगों को मौका देते हैं। देश की सामान्य जनता ईमानदार, समर्पित, सेवाभावी राजनीति में आए हुए लोगों के साथ डट करके खड़ी रहती है। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लीगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वामी जी समूची मानवता, खासतौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेश सभी को प्रेरणा देते हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वामी जी असाधारण प्रतिभा वाले विद्वान के साथ साथ अनोखे वक्ता और सच्चे राष्ट्रवादी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और कार्यों से भारत की संस्कृति और चेतना का मूर्तिमान रूप थे। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी जी का भारतीय नौजवानों पर अटल विश्वास था। इधर राजधानी पटना के रामकृष्ण मिशन आश्रम समेत प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर युवा दिवस समारोहों का आयोजन कर स्वामी जी को याद किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों में भर्ती रोगियों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। इन अस्पतालों में रोगियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए रसोई चलाने की जिम्मेवारी जीविका दीदियों को दी जाएगी। अस्पतालों में ही सामुदायिक संगठन दीदी की रसोई के नाम से भोजनालय का संचालन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पछुआ हवा चलने के कारण राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश एक बार फिर ठंड की चपेट में आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक शत्रुघ्न कुमार मंडल ने बताया कि पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी और पछुआ हवा के रुख को देखते हुए अगले 2 दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। सतह पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव अभी बना रहेगा, जिसके कारण तापमान में अगले 2 दिनों तक 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। साथ साथ कुछ जगहों पर मध्यम स्तर के कोहरे की संभावना है। पटना, भागलपुर, पूर्णिया और अन्य जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। रोहतास जिले का डेहरी आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब मारपीट तक पहुंच गई है। प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का आज दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। पार्टी के राज्य प्रभारी भक्त चरण दास की अध्यक्षता में किसान मोर्चा की बैठक के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और हाथापाई की। इस झड़प में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। हंगामे के कारण बैठक कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। सीपीएम के पूर्व विधायक गणेश शंकर विद्यार्थी का देर रात पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने नवादा और रजौली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया था। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विभिन्न दलों के नेताओं ने सीपीएम नेता के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। कटिहार जिले में फसिया टोला इलाके में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस बल पर असामाजिक तत्वों ने आज हमला कर दिया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने जिला प्रशासन की कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाई। मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण कदम। इसमें युवाओं की समझ तथा सोच को प्राथमिकता दी गई है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविड टीके की लगभग 55,000 वायल की पहली खेप पटना पहुंची। और पछुआ हवा चलने से पूरा प्रदेश एक बार फिर ठंड की चपेट में। रोहतास जिले का डेहरी 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।